नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कई वर्षों से आप तक पहुंचा रहे हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, और आज भी कुछ ऐसी ही अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे आपको कि शतावरी की खेती से कैसे हमारे किसान हो रहे हैं मालामाल। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे प्रगतिशील किसान विजेंद्र गोयल से, और फिर बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया पर नजर डालते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे जो किसान हैं यानी कि जो आप लोग हैं, कुछ हटकर कर रहे हैं। जी हाँ, पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अन्य फसलों की खेती की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक फसल के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका नाम है शतावरी। इसे कहीं कहीं शतावरी भी कहा जाता है। जी हाँ, इसकी खेती काफी मुनाफेदार साबित हो सकती है। कम लागत में अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी खेती के प्रति जानकारी होनी चाहिए। वो हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। शतावरी एक बहुवर्षीय आरोही लता है। इसे सतावर, शतावर, शतसुता जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एस्पेरेगस रेसिमोसिस है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें ग्लूकोज की भरपूर मात्रा पाई जाती है। भारत में ये पौधा हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पतली शाखाओं पर बारीक पत्तियों जैसी दिखने वाली एक पर्वीय हरी सुई जैसी शाखाओं पर सीधे या टेढ़े कांटे होते हैं। इसके फूल सफेद और गुच्छों में फल पाए जाते हैं। इसका मूलकंद लंबे गुच्छों में होता है, जिनका उपयोग औषधियों में किया जाता है। शतावरी के पौधे को विकसित होने एवं कंद को पूर्ण आकार प्राप्त करने में 3 वर्ष का समय लगता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी अच्छी तरह होती हो तथा जिसमें ज्यादा पानी न ठहरता हो। शतावरी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में पौधे लगने तक हफ्ते में एक बार या जब पौधे बड़े हो जाएं, तब 1-1 माह के अंतराल में हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। सरकार द्वारा इस पौधों पर कई शोध और प्रशिक्षण किए जाते रहे हैं, जिससे किसानों को शतावरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। साथ ही इसकी खेती करने में मदद भी मिल जाती है। शतावरी के कंद जैसे रस युक्त मूल का प्रयोग बलवर्धक टॉनिक, स्त्रियों के लिए टॉनिक, ल्यूकोरिया, भूख न लगने, पाचन सुधारने के लिए टॉनिक, मानसिक तनाव, एनीमिया, दुग्ध बढ़ाने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग होता है। शतावरी के जड़ों के ऊपर पतला छिलका होता है। छिलके को हटाने पर सफेद दूधिया जड़ प्राप्त होती है, जिसे सुखाने पर चूर्ण प्राप्त होता है। शतावरी एक जन उपयोगी वन औषधि है, जो एक पारिवारिक औषधि के रूप में पहचानी जाती है। किसान भाइयों के लिए इसकी खेती बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए उष्ण, आर्द्र और जिन क्षेत्रों का तापमान 10.50 डिग्री सेल्सियस हो, वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर हो, ऐसी जलवायु शतावरी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी पौध बीजों द्वारा तैयार की जाती है। शतावरी की खेती के लिए प्रति एकड़ 5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। पौधरोपण के बाद जब पौधे पीले पड़ने लगें, तब इसकी जड़ों की खुदाई कर लेनी चाहिए। फिर इसे अलग अलग करके सुखाया जाता है। इस तरह प्रति एकड़ लगभग 350 क्विंटल जिले जड़ें प्राप्त होती है, जो सूखने के बाद 35 क्विंटल ही रह जाती हैं। शतावरी की खेती में लागत प्रति एकड़ 80,000 से 1 लाख तक आती है, जबकि मुनाफा प्रति एकड़ लगभग 4 लाख का होता है। ऐसे में शतावरी की खेती कर किसान अपनी वार्षिक आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। अब हमारे जो किसान हैं वो बदलते समय के साथ साथ अपने खेती के परिवेश में भी बदलाव ला रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। कारण है उनकी कड़ी मेहनत। जी हाँ, कड़ी मेहनत और नई सोच हमारे किसानों को एक नया आयाम दिलवा रही है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे प्रगतिशील किसान विजेंद्र गोयल ने। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसी रही है इनकी कामयाबी की दास्तान। विजेंद्र गोयल का जन्म लाडवा गांव कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों को खेती करते देखा था। इन्होंने अपनी शिक्षा इसी गांव में प्राप्त की थी। जब वे महज 11 साल के थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पिता को उनकी नजरों में नायक बना दिया था और यही उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन में ऐसा काम अवश्य करेंगे जो उन्हें कृषि पंडित का खिताब दिलवा सके। खेती के शुरुआती दिनों में परंपरागत खेती को ही अपनाया। वो अपने खेतों में अन्य किसानों की ही तरह धान गेहूं ही उगाते थे। बेशक उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि खेती में कुछ नया करके ही अपनी अलग पहचान बना सकेंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। लिहाजा उन्होंने खेती में विविधता लाने का फैसला किया और वे धान और गेहूं के साथ साथ अनेक सब्जियां उगाने लगे। सफलता मिलने के बाद इन्होंने फसलें उगाने के साथ साथ खुद बीज तैयार करने और उन्हें बेचने का काम भी शुरू किया। इससे उनकी अपनी आय तो बढ़ी ही साथ स्थानीय किसानों से उनका एक संवाद भी कायम हुआ। विजेंद्र गोयल कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रखते थे। इसी बीच उन्हें वैज्ञानिकों से फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली। फूलों ने विजेंद्र गोयल को आकर्षित किया और उन्होंने फूलों की खेती करने का अहम निर्णय ले लिया। विजेंद्र गोयल ने गेंदा, रजनीगंधा और अन्य फूलों को अपने खेत में उगाया। स्थानीय किसान भी देखते कि धान और गेहूं की खेती करने वाले विजेंद्र गोयल के खेतों में अहम किस तरह फूलों की बहार आई हुई है। वो ये भी देखते कि फूलों की खेती विजेंद्र गोयल के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। विजेंद्र गोयल अपने खेत में स्वयं मेहनत करते थे। वे जानते थे कि खुद की गई मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है। विजेंद्र गोयल की कामयाबी का रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्थानीय लोग उन्हें अपना मार्गदर्शन मानने लगे। विजेंद्र गोयल किसानों के दुख और समस्याओं को अपनी ही समस्या समझते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। विजेंद्र गोयल ने अपनी पुश्तैनी और परंपरागत खेती को नए आयाम दिए हैं। फूलों की खेती ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान तो की ही है, साथ ही उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान भी दी है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए
पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। हमारे देश के जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, इसके लिए हमारे देश की सरकार भी प्रतिबद्ध है। जी हाँ, कई अहम योजनाएं चलाई गई हैं इस दिशा में और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे किसानों को जो भी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान होता है उसकी भरपाई सही समय पर हो सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और क्या कुछ खास है इस योजना के अंतर्गत, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं।
साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन अधिक उपज की चाह में हमने इस धरती को, यानी कि इस देश की मिट्टी को बीमार कर दिया है। अब हम सभी का दायित्व है कि हम इसके स्वास्थ्य को सुधारें। क्या कर सकते हैं हम? प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। किस तरह से इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आपके लिए एक विशेष जानकारी है कि दोबारा कार्यक्रम देखना है आपको तो YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। QR कोड दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ बता दें, जुड़ना चाहते हैं हमसे तो क्या करना है, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110004।
49। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में करेंगे मुलाकात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।